करेंगे कि उसका कोरोजन के बाद उसका कलर चेंज कैसे कर जाता है। तो कोरोजन जो शब्द लिया गया है ये क्लोराइड शब्द से लिया गया है। कोरोजन शब्द जो बना है वो किससे बना? क्लोराइड से बना। अब क्लोराइड का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन वैसे हिंदी में कहेंगे इसका विघटन। डिकम्पोज कर विघटन। तो कोरोजन क्या है? तो सबसे पहली बात है कि कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कोरोजन क्या है? तो कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं। क्यों ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है? तो जनरली मोस्टली जो कोरोजन प्रोसेस होंगे वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होंगे। सेकेंड पॉइंट, कोरोजन इज ए सरफेस phenomenon occurs on the surface of metals in the presence of air and moisture to develop compounds on the surface of metals। कोरोजन जो होंगे वो मेटल नहीं होंगे, नॉन मेटल में कोरोजन नहीं होंगे। और कोरोजन सरफेस फेनोमेनन होते हैं। तो सरफेस फेनोमेनन क्या है? चूँकि किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर ये मैकेनिज्म होंगे सो दैट ये सरफेस फेनोमेनन है। और उस सरफेस फेनोमेनन में जो पर्टिकुलर मेटल का कलर है वो कलर चेंज कर जाता है, क्योंकि सरफेस एटम जो होते हैं, जैसे अब हम आपको एक यहाँ पे पॉइंट दिखा रहे हैं, सरफेस एटम्स ऑफ मेटल्स। ये मेटल का जो सरफेस एटम्स है ये एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करने के बाद फॉर्म कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कहाँ कंपाउंड बना? तो मेटल के सरफेस के ऊपर बना। तो हम इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को किस नाम से जानेंगे? हम इसी मैकेनिज्म को हम कोरोजन के नाम से जानेंगे। और कोरोजन सरफेस फेनोमेनन क्यों है? क्योंकि कोरोजन जो होते हैं मेटल के सरफेस के ऊपर होते हैं। और क्या होता है? एयर में जो बहुत डिफरेंट सारे गैसेज हैं, डिफरेंट सारे गैस के साथ डिफरेंट मेटल का अट्रैक्शन होता है। मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके जो मेटल के सरफेस है उसमें कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। अब जैसे कि एक सिंपल मैकेनिज्म लेते हैं, और वो सिंपल मैकेनिज्म क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को समझना है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक आयरन का एक टुकड़ा लिया,
कीजिए कि आयरन का ये टुकड़ा है। और यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि ये जो है सरफेस एटम्स है। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये सारे के सारे मेटल का, आयरन मेटल का सरफेस है और ये सारे के सारे आयरन मेटल का सरफेस एटम्स है। अब ये घटना क्यों है, कोलिजन घटना घटने का रीजन क्या है? तो हम एक पॉइंट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रत्येक आयरन एटम्स जो है यहाँ पे आयंस होते हैं, एटम नहीं होते हैं, आयंस होते हैं। क्योंकि हम समझने के लिए यहाँ पे एटम्स का फॉर्मेशन किए हैं, डायग्राम में बता रहे हैं एटम्स, लेकिन ये आयरन आयंस होते हैं। तो इसके डोमेन्स में फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सेंटर का जो एटम है ये चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ है, लेकिन सरफेस का जो एटम है वो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ नहीं। इसके साइड में, इसके नीचे में कोई एटम नहीं है, अगल बगल ऊपर नीचे कहीं पे कोई एटम नहीं है। तो सरफेस एटम क्या कर रहा है, सरफेस एटम्स जो है फील्स अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके पास बैलेंस फोर्स बीच में सेंटर में जो देख रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर, उस एटम के पास बैलेंस फोर्स है क्योंकि चारों तरफ से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरफेस एटम जो भी है वो क्या फील कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स को फील कर रहा है। तो ये अपने आप को, सरफेस एटम अपने आप को बैलेंस करने के लिए, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है और ये मॉइस्चर, ये क्या है, मॉइस्चर। तो ये जितने भी सरफेस एटम है आयरन का, वो सरफेस एटम किसको अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। क्यों अटैक कर रहा है, ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। फिर यहाँ पे समझिएगा मैकेनिज्म, कोलिजन होने का रीजन क्या है। तो हमने क्या किया है, एक आयरन का टुकड़ा लिया, उस आयरन के टुकड़े में आयरन के आयंस है, हम आयन को शो नहीं करके यहाँ एटम को शो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या कि चारों तरफ आयरन का एटम्स है, सेंटर में जो आयरन के एटम्स हैं वो चारों तरफ से बाउंडेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े। तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स, लेकिन सरफेस के पास जो एटम्स है वो बैलेंस फोर्स को फील नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर में भी कोई एटम नहीं है, नीचे भी नहीं है, अगल बगल में भी कोई एटम नहीं है, तो अनबैलेंस फोर्स को फील कर रहा। तो जितने भी सरफेस एटम्स हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि अपने आप को वो बैलेंस करते। एक्चुअली होता क्या है कि ये अपने आप को अट्रैक्ट किया बैलेंस करने के लिए, लेकिन मोर रिएक्टिव होने के कारण से ये जो एटम्स है आयरन का, मोर रिएक्टिव होने के कारण से अब ये जो Fe का सरफेस एटम्स है वो किसके साथ कंबाइन कर गया, रिएक्शन कर गया, कंबाइन नहीं करिए, रिएक्शन कर गया, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ। ये क्या है, मॉइस्चर, और ऑक्सीजन कहाँ पे है, एयर पे। ये रिएक्शन करके क्या बनाती है, Fe2O3 XH2। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन हो गया,
यहाँ पे x क्यों दिया है? x इसलिए दिया गया है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। कहीं पे मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होंगे, कहीं पे मॉइस्चर की मात्रा कम होगी, तो ये अनकाउंटेबल रेशियो है। तो अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यहाँ पे साइन शो किया x, तो यहाँ पे भी हम क्या किए, बैलेंस करने के लिए x राइट किया। अब यहाँ ऑक्सीजन 3 है, आयरन 2 है, तो इधर 3 है और इधर ऑक्सीजन 2, ये तो H2O बैलेंस हो गया। तो और डिफरेंट नंबर में ऑक्सीजन आ रहा है, हमने बताया था बैलेंसिंग इक्वेशन में, जो एक ही एलिमेंट और डिफरेंट नंबर में आएगा उसको वाइस वर्सा मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे इसको 3 से, तो ऑक्सीजन इधर 3 गुना 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिया 6, और फिर आयरन कितने बचे 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर, अब हमारा इक्वेशन ये बन गया। तो जितने भी सरफेस एटम्स हैं वो सरफेस एटम्स ये कंबाइन करके क्या बना दिए, Fe2O3.XH2। कॉमनली हम इस कंपाउंड को किस नाम से जाने, रस्ट के नाम से जाने। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। अब फिर आ जाइए यहाँ पे समझिए पॉइंट, ये जो आयरन एलिमेंट है, इस आयरन एलिमेंट के सरफेस पे कौन सा कंपाउंड आ गया, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो ये जो एटम है उसका एटॉमिक फॉर्म लस्ट करके एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो जितने भी सरफेस एटम्स हैं वो कौन सा कंपाउंड बनाया, Fe2O3.XH2। तो अब ये सरफेस एटम नहीं रह करके इस सरफेस के ऊपर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। अब ये कंपाउंड जो है अब इस मेटल को छोड़ दे, तो ये Fe2O3 सारा यहाँ पे जुड़ गया, बन गया। तो ये जो क्लोराइड कर जाएंगे ये अलग हो जाएंगे, तो फिर नया सरफेस क्या बना आपका, ये बना, ये सरफेस बना, नया सरफेस ये झड़ गया, आयरन ऑक्साइड बन करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना, जंग लग गया, अब ये सरफेस को छोड़ दिया, तो फिर नया सरफेस ये आएगा। अब इस नए सरफेस पे रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आयरन का कंप्लीट अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कोलिजन प्रोसेस इन विच surface atoms of ions reacts with air and moisture, यानी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, to form rust on the surface of iron atom. Such process is known as rusting of iron. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसे हम इस कंपाउंड को केमिकली क्या करेंगे, H2O क्या कहलाता है, ये H2O कहलाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना। और इसका नाम क्या होगा, कई नामों से इसको जानेंगे, वैसे तो कॉमनली रस्ट कहेंगे, लेकिन इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना। अब वैलेंसी के हिसाब से देखिए, ऑक्साइड का वैलेंसी -2 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +3। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक +2 वैलेंसी और दूसरा +3 वैलेंसी। जो वैलेंसी ज़्यादा होता है उसको इक के नाम से जानेंगे, IC लास्ट में, और जब वैलेंसी जिसका कम होगा उसको हम अस के नाम से जानेंगे लास्ट में। तो ये +3 है, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। अगर IUPAC नेम जाने तो इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। MCQ में सर्टेन रीजन में ये क्वेश्चन
कंपाउंड का केमिकल नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है। तो केमिकल नेम या तो हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से जानेंगे या नहीं तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। और IUPAC नेम हाइड्रेटेड आयरन रोमन लिपि में 3 ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है, रस्ट, और इसका कलर कैसा होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा प्रोसेस कहलाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोलिजन प्रोसेस कहलाएगा। क्या रस्टिंग ऑफ आयरन परमानेंट प्रोसेस है? तो हाँ, ये परमानेंट प्रोसेस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस का यूज करके आयरन मेटल के ऊपर कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस का यूज करके कुछ समय के लिए हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्रोसेस है और रस्टिंग होंगे ही होंगे, होना ही होना है। क्योंकि नए सरफेस, पुराना जो सरफेस है उस पर रस्ट लगेगा, वो रस्ट छोड़ देंगे उस सरफेस को, फिर नया सरफेस बनेगा, फिर नए सरफेस पे रस्ट होना शुरू होगा आयरन के मेटल के ऊपर। तो इस तरह से रस्टिंग होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आयरन का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? Prevention of रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन परमानेंट प्रोसेस होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिकल यूज करके आयरन मेटल के ऊपर कुछ यूज करके, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कुछ समय के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का हम यूज कर रहे हैं वो चीज़ अगर उसके सरफेस से, आयरन मेटल के सरफेस से हटेंगे, फिर कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आयरन मेटल का सरफेस एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आएंगे और रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करें हम? टू यूज आयरन ग्रीस पेंस varnishes primer on the surface of iron metals। देखिए, सपोज कीजिए कि ये आयरन मेटल है, तो इसमें रस्ट नहीं लगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा दें, पेंट का प्रयोग करें, वार्निश का प्रयोग करें या प्राइमर का प्रयोग करें। तो जब तक वो लेयर इसके ऊपर रहेंगे तब तक रस्टिंग नहीं होंगे। क्यों? तो इसका लेयर जो है आयरन के सरफेस को प्रोटेक्ट कर देगा, किसके कांटेक्ट से? ऑक्सीजन और एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से। लेकिन ये लेयर जो ही हटेंगे फिर आपका रस्टिंग होना स्टार्ट होगा। ये कुछ समय के। दूसरा हम क्या यूज करें? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करें? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस? तो जो जिंक मेटल्स होते हैं वो उसमें रस्ट नहीं लगते, नॉन रस्टिंग सब्सटेंस। तो हमने क्या किया? जिंक मेटल को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करने के बाद इस आयरन मेटल को डीप आउट कर दिया, यानी मोल्टेन जिंक में डाल करके बाहर निकाल लिया। तो इस आयरन मेटल के ऊपर किसका लेयर आ गया? जिंक का लेयर आ गया। तो जब तक जिंक का लेयर रहेगा तब तक रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जिंक का लेयर एयर और मॉइस्चर से मेटल, आयरन मेटल के सरफेस एटम को प्रिवेंट करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का प्रयोग करके आप
रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या हो गया? तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम जिंक को मेल्ट कर देते हैं लिक्विड में, और मेल्टेड जिंक में हम मोल्टेन जिंक में हम क्या करते हैं, आयरन को डालकर निकाल लें। तो इसके ऊपर किसका लेयर आ जाएगा? जिंक का लेयर आ जाएगा, और जिंक का जब तक वो लेयर रहेगा तब तक रस्टिंग नहीं होगी। हम फिर तीसरा पॉइंट क्या करें? एनोडाइजिंग प्रोसेस। अब एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम मोल्टेन जिंक का प्रयोग करते हैं, और एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम लोग मोल्टेन Al2O3 का प्रयोग करते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड। और अल्युमिनियम ऑक्साइड को वैसे प्रोटेक्टिंग लेयर के भी नाम से जानते हैं। प्रोटेक्टिंग लेयर क्यों?